Hello everyone, very warm welcome to all of you in this session of current affair of geography. और पिछली क्लास में we have covered a lot of places in news which are very important for geography perspective as well as current affair perspective. So the current affair which is related with the places in news that is related with the map aspect has been covered. So let's talk about some few more topic which are very much prevalent in last calendar year, and that include first news which is related with dead zone, Gulf of Mexico dead zone. सो इट्स अ डेड जोन जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है. इट मे बी नेचुरली अकरिंग और इट मे बी मैन मेड ऑल्सो. इन दिस वेरी केस हम मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो डेड जोन देख रहे हैं अभी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. इसका कारण न्यूट्रिएंट की अधिकता थी, और वो न्यूट्रिएंट की अधिकता ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. तो पहले हमें समझना होगा बच्चों कि डेड जोन होता क्या है. You all know we we can see the ecosystem, ocean ecosystem, or ocean ecosystem में we have so many of flora as well as fauna, and they are striving there just for their life due to presence of oxygen. So presence of oxygen is necessary इनसाइड द वाटर. तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है, और ये प्रेजेंस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहलाता है बच्चों. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. किसी भी वाटर में अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी, देयर इज नो चांस कि वहाँ पे कोई भी जीव पनप पाए. सो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. अच्छा, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, और ये चूँकि लहरें होती हैं, अपर वाटर में सर्कुलेशन होता रहता है, जिससे ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं. बट अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट अधिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इफ मोर न्यूट्रिएंट इज देयर, अ काइंड ऑफ यूट्रोफिकेशन विल बी हियर. यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन में क्या होता है बच्चों, किसी एक स्पीसीज का बहुत ज़्यादा लग्जूरियस ग्रोथ हो जाए, luxurious growth of single species, इसी को हम ब्लूम भी कहते हैं. और ऐसा अगर हो जाता है न्यूट्रिएंट के कारण, तो ब्लूम अपनी लाइफ खत्म करने के बाद ये जब मरते हैं, डेड होते हैं, तो दे रिक्वायर व्हाट, डीकम्पोजर. और जब डीकम्पोजर की ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड है जो ये डिकम्पोज़र वहाँ जाके इन्हें डिकम्पोज करने के लिए करते हैं. दैट मीन्स वहाँ पे डिकम्पोज़र बढ़ते हैं, इसका मतलब उनकी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, जिससे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है. एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विल कॉज अ काइंड ऑफ डेड जोन. ठीक है, तो डेड जोन गल्फ ऑफ मैक्सिको में बना है, जिसको आप डेड जोन या ओशन डेजर्ट के रूप के नाम से भी जानते हैं, और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के लिए बना है. तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं. तो आप दो तीन चीज़ें जानिएगा. एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा अगर किसी पानी में अधिक है, दैट मीन्स उस पानी में पोल्यूशन लेवल कम है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर किसी वाटर का अधिक है, इसका मतलब उस पानी में पोल्यूशन लेवल अधिक है, जिसके कारण डिकम्पोजर आए हुए हैं. अच्छा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज सिमिलरली, अगर उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है तो उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिकल के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो, तो वो वाटर पोल्यूटेड होता है. ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अधिक हो तो वो वाटर अच्छा माना जाता है, कम हो तो वो वाटर गंदा माना जाता है. क्लियर है? तो आइए देखते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में डेड जोन क्या हो गया, इसके बारे में चूँकि आपको जानना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. साइंटिस्ट से दिस ईयर्स ओशनिक डेड जोन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री.
जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनेगा डेड जोन, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा होगा. द जोन इज ऑक्सीजन स्टार्व्ड एंड वर्चुअली लाइफलेस, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 8,000 स्क्वायर माइल. 8,000 स्क्वायर माइल तक ये बढ़ेगा. क्या है ये वर्चुअली लाइफलेस? यहाँ पे कुछ भी नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ जोन ऑफ ऑक्सीजन स्टार्व. दैट मीन्स हियर ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विल बी मिनिमम पॉसिबल. हाइपॉक्सिक जोन, अगेन starvation of oxygen is termed as hypoxia. Hypoxic zone are area in the ocean of such low oxygen concentration that animal life suffocate and dies, and as a result are sometimes called dead zone. ठीक है, डेड जोन किसे कहेंगे? जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाए, स्टार्व्ड हो जाए वहाँ के एनिमल और मर जाएं, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज डेड जोन. और हाइपॉक्सिक जोन और ओशन डेजर्ट. ठीक है, ये सारे नाम हैं. लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर इज ऑफन रेफर्ड टू एज डेड जोन बिकॉज मोस्ट मैरीन लाइफ आइदर डाइज और इफ दे आर मोबाइल सच एज फिश लीव द एरिया. जो माइग्रेट कर सकते हैं, दे विल माइग्रेट. हैबिटेट दैट वुड नॉर्मली बी teeming with life become essentially biological desert. So these are the biological desert of ocean. You can say hypoxic zone can occur naturally, but scientists are concerned about the area created or enhanced by human activity. Nutrient pollution is the primary cause of these zone created by human. Nutrient pollution, excess of anything is bad. Nutrient पोल्यूशन, अगर ये न्यूट्रिएंट पोल्यूशन ओशन में भी हो रहा है बच्चों, तो इट विल क्रिएट ब्लूम. वॉट एवर वी हैव सीन इन फॉर्म ऑफ यूट्रोफिकेशन इन पॉन्ड, यहां पे ये ब्लूम हुआ. लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ सिंगल स्पीसीज. So it will devastate biodiversity of that very area. Do remember this. Once in Gulf, these nutrients trigger algal bloom that choke off oxygen in water and make it difficult, if not impossible, for marine life to survive. So in this condition, there are algal growth. Algae are prominent and they are the most competent species of ocean. वो compete कर जाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट अधिक मिल गया, वो पूरे सरफेस को ढक लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ब्लूम. लग्जूरियंट ग्रोथ, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड वो ख़त्म कर देते हैं, सारे ऑक्सीजन खुद ले लेते हैं, बाकियों को मिलता नहीं है, और बाकी क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाएंगे या मर जाएंगे. वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन फॉर्म इन गल्फ ऑफ मैक्सिको एवरी स्प्रिंग. ईच स्प्रिंग एज फार्मर फर्टिलाइज देयर लैंड. यहीं से देखिए समस्या शुरू हो गई. फार्मर फर्टिलाइज देयर लैंड प्रिपेयरिंग फॉर द क्रॉप सीजन. रेन वॉशेस फर्टिलाइजर ऑफ द लैंड एंड इनटू स्ट्रीम एंड रिवर. अब ये पहुँचेंगी कहाँ? दरिया, समंदर में, और समंदर के अंदर ये जो फर्टिलाइज़र, और ये फर्टिलाइज़र विल लीड ब्लूम फॉर्मेशन. बना दो हर जगह ब्लूम. द गल्फ डेड जोन ओज इट्स साइज टू द माइटी मिसिसिपी रिवर. ये न्यू ऑरलियंस का एरिया है, न्यू ऑरलियंस, जहाँ पे ये एप्लेशियन हो गया, ये रॉकीज़ हैं एप्लेशियन, और बीच में ये न्यू ऑरलियंस. मिसिसिपी और मिसौरी रिवर यहाँ मिल करके पूरे वाटर को ड्रेन करती है. इट इज़ वॉल्यूमिनस रिवर, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो यहाँ ड्रेन करती है और पूरे बेसिन एरिया से उठा करके एग्रीकल्चर रन ऑफ को ले आकर यहाँ गिराती है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि ये 8,000 स्क्वायर माइल का डेड जोन बन रहा है. क्यों भैया? मिसिसिपी माइटी रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, इसलिए. सो डू रिमेंबर, कोई पूछे तो माइटी मिसिसिपी, माइटी मिसिसिपी. ठीक है. डेड जोन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट. द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेड जोन इज इन द बाल्टिक सी. बाल्टिक सी लैंडलॉक्ड है, उसमें कई सारी नदियाँ गिरती हैं, और सब की सब जो है आइदर दे आर वेरी इंडस्ट्रियलाइज यूरोपियन कंट्रीज और दे आर वेरी रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज. सो वहाँ से खूब सारे केमिकल आते हैं, और वहाँ पे बाल्टिक सी में गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी बड़ा डेड जोन है. ठीक है.
Next news is related with Polavaram. The Union Environment Ministry gave 2 years of extension to construction work related to Polavaram project under construction multi-purpose irrigation project. तो ये क्या है भैया? Polavaram project irrigation project है. The project invises construction of earth cum rock filled dam across the Godavari river. गोदावरी रिवर पे अर्थ कम रॉक फिल्ड डैम बनाने के लिए है इन आंध्र प्रदेश. इट्स रिजर्वायर स्प्रेड इनटू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा स्टेट आल्सो. ठीक है. In the year 2014, the Government of India declared the Polavaram project as a national project. The Polavaram Project Authority was constituted by Union Cabinet in 2014. देखिए आगे क्या होता है. आगे पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए. तो पोलावरम इज़ अ इरिगेशन प्रोजेक्ट. इसमें गोदावरी पे अर्थ कम रॉक फिल्ड डैम बनेगा जो आंध्र प्रदेश में भी जाएगा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कुछ पार्ट इसके जाएंगे. भाई डैम बनाएंगे तो पानी भरेगा. पानी भरेगा कहीं, इसका मतलब है काफ़ी एरिया सबमर्ज होगा. काफ़ी एरिया सबमर्ज होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जाएगी, वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करना होगा. सो एक और समस्या सामने आपके दिखाई पड़ रही है. आप लोग जाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डू रिमेंबर पोलावरम. ओमेगा ब्लॉक, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. जेट स्ट्रीम से जिनको प्यार है उसके लिए न्यूज़ बड़ी मज़ेदार है. तो बेल्जियम और जर्मनी और नीदरलैंड रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर टेम्परेचर as the second extreme heat wave in many months to be linked by scientists to the climate emergency grip the continent. ये जो बेल्जियम है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यहाँ पे हीट वेव्स आ गई और ये हीट वेव का कारण है जेट स्ट्रीम. प्यारे बच्चों, आप सभी जेट स्ट्रीम के बारे में अध्ययन किए होंगे. जेनरिक क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. जेट स्ट्रीम्स आर हायर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस. इनको रिवर ऑफ विंड भी कहा जाता है. दे आर मैसिव रिवर ऑफ विंड्स. दे आर मैसिव एंड दे आर कंटिन्यूअस एंड देयर प्रेजेंस इज पैन ग्लोबल. तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, पैन ग्लोबल प्रेजेंस होता है और इनमें मियांडरिंग का एक प्रोसेस होता है. मियांडरिंग, जैसे नदियाँ मियांडरिंग करती हैं ना, ऐसे धीरे रे चलो मेरी बाकी हिरनियाँ, समथिंग लाइक दैट. एक मतलब रास्ता बदल के. वाई? क्योंकि प्लेन में रहती हैं. प्लेन में यहाँ पे स्लोप जो होता है इनके वो बड़ा ही जेंटल होता है. तो जेंटल होता है, ये बड़ी ही इम्पेशेंट होती हैं. जेंटल स्लोप के कारण ये इधर उधर इधर उधर, इसे मियांडरिंग कहते हैं बच्चों. यही मियांडरिंग आपको अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में मिलता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है. और जब ये मियांडरिंग ओमेगा शेप की होती है, ईच मियांडरिंग इज शोइंग लाइक ओमेगा. ये ओमेगा है, लैटिन वर्ड है ओमेगा. ओमेगा ऐसे लिखा जाता है. ठीक है बच्चों. सो ये इट इज़ क्लोज टू ओमेगा, नॉट एग्जैक्टली ओमेगा, मान लेते हैं ओमेगा. तो ये ओमेगा शेप मियांडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम के कारण जो हॉट जेट स्ट्रीम, जो हॉट एयर मास है, वो खींच ले गए आप कहाँ पे? अफ्रीका और सहारा के जो हॉट एयर मास हैं उसको आप जो है जेट स्ट्रीम ने यूरोप के ऊपर से घुमा दिया. यूरोप का माथा ख़राब हो गया भाई कि इतनी गरम गरम हवाएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? तो ओमेगा ब्लॉक इस्टेब्लिश हुआ. उनके जोग्राफर ने बताया कि भाई सिर के ऊपर ओमेगा ब्लॉक इस्टेब्लिश हुआ है जिसने जो वेस्टर्न यूरोप के वेदर को बहुत तेज़ी से बदला है और जो अफ्रीका या जो ट्रॉपिकल रीजन की एयर मास है उनको वो खींच करके उधर ले जाके इस्टेब्लिश किया था. कुछ दिन सेंका तो उन लोगों को भी लगा कि यार गर्मी होती है. तो ये न्यूज़ में है आपके. सो डू रिमेंबर दिस जेट स्ट्रीम एंड मियांडरिंग. वी विल डिस्कस इन डिटेल क्यों मियांडरिंग होती है. वाई? बिकॉज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड जेट स्ट्रीम्स आर वेरी वेरी यू कैन से क्रूशियल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ओवरऑल सर्कुलेशन ऑन दिस अर्थ सरफेस. तो केवल प्रेशर बेल्ट से आज आप नहीं समझ पाएंगे. जेट स्ट्रीम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना पड़ेगा और इतनी जल्दी समझा भी नहीं सकते. चलिए बस याद रखिएगा. द लेटेस्ट हीट वेव कॉज्ड बाय ओमेगा ब्लॉक, अ हाई प्रेशर पैटर्न दैट ब्लॉक्स एंड डाइवर्ट द जेट स्ट्रीम अलाउिंग अ मास ऑफ हॉट एयर to flow up from North Africa and Iberian Peninsula follows a similar extreme weather event last month that made the hottest June on record. जून अभी 2020 का इनका दिमाग ठीक करके आया है. ये ओमेगा जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग हुई है
प्यारे बच्चों, ये मियांडरिंग का पाथ है, मियांडरिंग करते हुए जा रही है जेट स्ट्रीम। इस मियांडरिंग के कारण जो हॉट विंड्स हैं, हॉट विंड्स दे गेट एक्सटेंडेड, ये चली गई, एक्सटेंड हो गई इधर। जेट स्ट्रीम जहाँ बनती है वहाँ पे एक सकिंग प्रेशर क्रिएट करती है बच्चों, ठीक है। तो ये हॉट विंड इधर गई और इस पे स्टैब्लिश रही, जिसको ओमेगा ब्लॉक के नाम से जाना गया, ठीक है। व्हेन एन ओमेगा शेप वेव इज प्रेजेंट ऑन द जेट स्ट्रीम which arc over Europe, warm dry air from southern Europe and Africa can be pulled north, pushing temperature higher than the normal। यहाँ से जो ये इधर गर्म वाली हवा थी, कहाँ है आप समझ रहे हैं, सदर्न यूरोप और अफ्रीका, छोड़ दीजिए सदर्न यूरोप, अफ्रीका से जा करके हवा सिराको वगैरह जा करके वहाँ पे टहल रही हैं, घूम रही हैं। सो ये बोरा और सिराको, ये अफ्रीका कैन पुल नॉर्थ, पुशिंग टेम्परेचर हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा तापमान हुआ है। इफ़ दिस अपर लेवल फीचर कोइंसाइड विद द हाई प्रेशर एट द सरफेस विद द रिलेटिवली लो प्रेशर टू द ईस्ट एंड वेस्ट, ओमेगा ब्लॉक इज फॉर्म्ड। This pattern of flow can be very persistent and lead to the long period of fine weather in summer, ठीक है। Decreased cloud cover and transport of warm air over a number of days can produce very high temperatures. Such a situation occurred last week, replacing the usually cool westerly air stream with warm air from over continental Europe, ठीक है। लास्ट वीक का मतलब लास्ट वीक जून 2020, ठीक है। An important consequence of this situation has been formation of Spanish plume, which transport warm dry air from over Spain to UK। तो स्पेनिश प्लूम, जहाँ प्लूम आए वहाँ मतलब गर्मी है, ध्यान रखिए। स्पेनिश प्लूम, स्पेनिश प्लूम स्पेन से यूके की ओर, ये रहा स्पेन, ये रहा यूके, इधर से ये गर्म हवाएं जा रही हैं। क्यों? कारण वही है बच्चों, ओमेगा ब्लॉक, मियांडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसी मियांडरिंग से पोलर वर्टेक्स इस साल खूब ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश रहा। उसी इस्टेब्लिशमेंट के कारण बच्चों जो वहाँ जो ओजोन होल था वो रिप्लेनिश हो गया। सो इस साल जेट स्ट्रीम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो ये है ओमेगा ब्लॉक, याद रखिएगा। ओमेगा ब्लॉक इज़ व्हाट, जेट स्ट्रीम का मियांडरिंग के कारण वेस्टर्न यूरोप में हीट वेव्स आ गई हैं। मतलब हीट वेव कहने लगे इसको, बताइए। हीट वेव्स तो हमारे यहाँ चलती हैं लू के रूप में, देख लो आके यूपी में। कोल्ड डे कंडीशन, प्यारे बच्चों, दिल्ली इस साल कोल्ड डे रहा है 14 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। इस साल का मतलब पिछले कैलेंडर ईयर जिसको हम 2019 कह रहे हैं। कोल्ड डे कंडीशन इज सेड टू प्रिवेल जब मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का 4.5 डिग्री नॉर्मल से कम रहता है, ठीक है। मैक्स टेम्परेचर ऑफ डे, मैक्स टेम्परेचर ऑफ डे नॉर्मल से, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से ट्रैप हो सकता है। नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम, 4.5 डिग्री लेस देन द नॉर्मल, नॉट 4.5 डिग्री या उससे लेस, मत ट्रैप में फंसिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 4.5 डिग्री कम टेम्परेचर 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रह रहा है पूरे दिन, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इसको कहा जाएगा कि भैया ये दिन जो है ना वो क्या है, कोल्ड डे है। अच्छा, अगर यही नॉर्मल टेम्परेचर से 6.5 डिग्री कम हो जाए टेम्परेचर, यानी कितना, 15 में से 6.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 6 15, हाँ 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बना रहेगा, लगातार बना रहेगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं घटाने बढ़ाने में। 15 में से 4.5 घटाएंगे 12, अरे यही तो, ये 10.5 होगा। 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बना रहे तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ कोल्ड डे।
15 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, 8.5 बना रहे तो इसको कहेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड डे, एक्सट्रीमली कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे। ये दो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, रट लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो ट्रैप बना सकते हैं ये, तो मुस्कुराइए मत, बड़ा क्यूट है यार ये, ऐसे जैकेट के अंदर है। एनीवे, so this may be a trap for you. The cold wave usually arrive from the west. सब जो वेव्स आई हैं ना इंडिया में, सब वेस्ट की ओर से ही आई हैं, ठीक है। थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस wind system. This system is also responsible for causing rain in northern and north western part after having picked up moisture on its way from Mediterranean. वहीं से मॉइस्चर लेके आती हैं, इतने दूर तक पानी ले आके बरसाती हैं। कौन सी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण कोल्ड वेव इंडिया में है। अगर हिमालय नहीं रहता तो हमारी हालत और पतली हो जाती। बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज़ों से बचाता है हमें हिमालय। द इंटेंसिटी ऑफ द कोल्ड also depend on the amount of snowfall that happen in Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. उत्तराखंड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर समस्या होती है ठंड की तो उत्तराखंड, ठीक है बच्चों। तो ये एक अलग न्यूज़ है। कोल्ड डे कंडीशन क्या है और सीवियर कोल्ड डे कंडीशन क्या है। पिछले साल यानी 2019 में 14 से 27 दिसंबर के बीच जो डेज थे सारे के सारे वो कोल्ड डे में क्लासिफाई किए गए हैं। कहीं भी कोल्ड डे होगा नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, नॉर्मल से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो तो सीवियर कोल्ड डे कहा जाएगा। भारत में जब कोल्ड डे होता है तो कोल्ड वेव्स के कारण होता है, एंड कोल्ड वेव्स आर अट्रीब्यूटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि भारत के पश्चिमी भागों में बारिश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बारिश होती है मेडिटेरेनियन सी से उठने वाली जो हवाएं वहाँ से मॉइस्चर लेके आती हैं और यहाँ बरस पड़ती हैं। एक्वा एल्टा, एक्वा एल्टा ज़रा पढ़ते हैं। एक्वा एल्टा इटली में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई एक्वा एल्टा के कारण, क्योंकि वहाँ टाइड आ गई इतनी ज़बरदस्त कि 6 फीट का पानी जो है पूरी इटली सिटी में भर गया। सो इटली हैज़ डिक्लेयर एज स्टेट इमरजेंसी इन वेनिस। वेनिस है, बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये वेनिस। आफ्टर द इटालियन सिटी वॉज एनगल्फ्ड बाय 1.87 मीटर 6 फीट हाई वाटर लेवल, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ द सिटी, 80% शहर में हाई वाटर लेवल था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज अंडर वाटर व्हेन टाइड वेयर एट देयर हाईएस्ट, ठीक है। 3-4 चीज़ें देखिए, ये कहाँ पे है? वेनिस, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कई सारी बातें एक साथ आपके सामने है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेनेशियन सिटी, ठीक है। और यहाँ पे टाइड जो आई थी वो 6 फीट के आसपास पानी भरा था, 80% इंटायर स्टेट ऑफ वेनिस में। और इस टाइड को ही एक्वा एल्टा कहते हैं। एक्वा एल्टा इज द टर्म यूज्ड इन वेनिटो for the exceptional tide peaks that occur periodically in northern Adriatic Sea. So Adriatic Sea is important. See it in your atlas. Adriatic Sea. The peak reach their maximum in the Venetian lagoon, where they cause partial flooding of Venice and ये क्या लिखा है भाई? Venetian Chioggia, ठीक है। तो एक्वा एल्टा, AC क्वा, कुछ करते होंगे, याद रखना, स्पेलिंग याद रख लेना। AC क्वा एल्टा, एक्वा एल्टा ही होता होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग याद रखना, टिक मारना रहेगा, स्पेलिंग देख के समझ जाना ये है क्या। ये है टाइड, ठीक है बच्चों। किस सी में? एड्रियाटिक सी। कहाँ पे? वेनिस, इटली, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्लियर है। द फिनोमिना अकर मेनली बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग व्हेन द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आर रेनफोर्स्ड बाय द प्रिवेलिंग सीजनल विंड। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बच्चों, इसको ध्यान रखिए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड यानी जो मून के और सन के ग्रेविटी के कारण है, उसको रीइंफोर्स कर देती है प्रिवेलिंग सीजनल विंड।
prevailing seasonal wind that hamper the usual reflux. The main wind involved are Sirocco, which blows northbound along the Adriatic Sea, Bora, which has a specific local effect due to the shape and location of the Venetian lagoon. सो बोरा एंड सिराको, इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट जब मिलते हैं किस में, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड में, तो टाइड की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है। उलुरू, ये उलुरूज रॉक है, उलुरू जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये लार्जेस्ट मोनोलिथ है सैंडस्टोन का, लार्जेस्ट मोनोलिथ। इससे इंसेलबर्ग भी कहते हैं, लार्जेस्ट इंसेलबर्ग इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इस पे लोग चढ़ते बढ़ते थे, तो उनका चढ़ना, ये काफ़ी बड़ी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको आप सरकम नेविगेट करोगे तो यू रिक्वायर सो मेनी किलोमीटर्स टू रीच। इसको एक बार चक्कर लगाने में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं इसलिए नहीं बता पाऊँगा, बट ये बहुत बड़ा है। ठीक है, उलुरूज रॉक। तो 26 अक्टूबर को इस पे चढ़ना मना कर दिया गया कि भाई आप नहीं चढ़ेंगे। कारण उसका ये था बच्चों, यहाँ एबोरिजिनल जो ट्राइब है अनंगू, अनंगू ट्राइब, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, अनंगू ट्राइब, जो कि यहाँ के एबोरिजिनल हैं। वो इसे पहले सेक्रेट मानते थे, पवित्र मानते थे। इन लोगों से कहते थे मत चढ़ो, लेकिन ये नालायक, हर जगह नालायकियत करते हैं। बाद में फिर डेमोक्रेसी करने लगते हैं। चलो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी आ गई, तो किसी की आप पवित्रता या उसकी आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए। आपका धर्म कुछ भी हो, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए। और सारे के सारे धर्म बहुत अच्छी बातें कहते हैं। धर्म न होते तो इतनी क्योटिक सिचुएशन हो जाती कि करना क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, कुछ पता न रहता। तो धर्म बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट आ गए, जिसके कारण धर्म को अफीम तक कहा गया बच्चों। वास्तविकता ये है कि धर्म वो मार्ग है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमें सही नीर छीर का विवेक देता है। बट होता क्या है, मेरा धर्म आपसे श्रेष्ठ है, मेरे भगवान आपसे, आपके भगवान से ज़्यादा वेल नरिस्ड हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आ जाती हैं, मूर्खतापूर्ण चीज़ें, भगवान मतलब कोई देखा भी नहीं उसको भी श्रेष्ठ बताते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं आप जिसको नहीं देखे हैं। अनादि है, अनंत है, जो हमारा सनातन परंपरा भी कहती है, सभी कहते हैं। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर जो लोग करते हैं वो गलत होते हैं, और उसी के कारण क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है धर्म से, और लड़ाइयाँ लड़ी गई, जीनोसाइड्स हुए हैं। सो ये एबोरिजिनल जो हैं उन्होंने मना किया था, बहुत दिन से मना कर रहे थे कि भाई ये हमारा सेक्रेट है, मत इस पे पैर रखो, आप मत चढ़ो, हम इसकी पूजा करते हैं, मानते ही न थे। बाद में अक्टूबर 26, 2019 को उलरूज रॉक पे चढ़ना मना किया गया, इसको बैन किया गया बच्चों वहाँ के कोर्ट के द्वारा। सो दिस इज गुड गेस्चर। उलरूज इज नोन एज अयर्स रॉक। इसका संबंध साउथ इंडिया से बिल्कुल नहीं है। अयर्स रॉक, अयर्स रॉक, ठीक है। So Ayers rock, it is the large sandstone rock formation, largest monolith. It is dominantly composed of coarse grained arkose, arkose का बना हुआ है। arkose में क्या होता है, इसमें abundant feldspar होता है बच्चों, ज़्यादा feldspar होते हैं। और ये कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण होता है जिसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। कॉन्ग्लोमरेट में सेडिमेंट्स राउंडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑन द वेरी बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ द सेडिमेंट, कॉन्ग्लोमरेट अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जिसको हम लोग जेनरिक क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ बस ध्यान दीजिए, उलरूज रॉक इज़ अ लार्जेस्ट इंसेलबर्ग, लार्जेस्ट मोनोलिथ, लार्जेस्ट सैंडस्टोन, और एवरेज कंपोजिशन इज 50% फेल्सपार, 25 to 35% क्वार्ट्ज एंड 25% रॉक फ्रैगमेंट। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। स्पेशलिटी क्या है बच्चों, ये उलरूज रॉक ना अपनी कलर चेंज करता रहता है। ये जो फोटोज़ हैं इसमें आप देख रहे हैं, इन फोटो ये एक ही रॉक की है और इसके डिफरेंट कलर भी आप देख रहे हैं। सम टाइम इट हैज़ सम डार्क कलर, कभी कभी ये, तो ये चेंज ऑफ कलर होता है। सनसेट, सनराइज, डॉन एंड डस्क के समय ये आपको कलर चेंज होगा। एंड
मोस्टली जब ये रेड कलर में दिखाई पड़ रहा होता है तो उस समय या तो शाम हो रही होती है या तो उषा काल हुआ रहता है, तो इस कारण से इसमें कलर चेंज। इट इज़ नोटेबल फॉर अपियरिंग टू चेंज कलर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड ईयर, मोस्ट नोटेबली व्हेन इट ग्लोज रेड एट डॉन एंड सनसेट। डॉन एंड डस्क पे ये रेड दिखाई पड़ता है और इसमें कलर चेंज होता है, तो कलर चेंजिंग भी है इसके गुण, कलर चेंज। ठीक है बच्चों। सेक्रेट टू अनंगू पीपल, द एबोरिजिनल पीपल ऑफ द एरिया, इट इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उलरूज, अयर्स। Uluru is an Inselberg, literally island mountain, and Inselberg is a prominent isolated residual knob or hill that rises abruptly from and is surrounded by extensive and relatively flat erosion lowland in a hot dry region, desert area में, इसका मतलब यही है, ये इंसेलबर्ग है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इंसेलबर्ग हो गया और इसके चारों तरफ लो लैंड है, इरोजनल लो लैंड, जहाँ पे ये होते हैं। ठीक है। द रिमार्केबल फीचर ऑफ उलरूज इज होमोजिनाइटी एंड लैक ऑफ ज्वाइंटिंग एंड पार्टिंग एट बेडिंग सरफेस, लीडिंग टू द लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्री स्लोप एंड सॉइल। तो यहाँ सॉइल वगैरह नहीं बन पाता, रीजन बीइंग कि इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं है। ज्वाइंट्स नहीं है तो वाटर पर्कुलेट नहीं करेगा, वाटर अगर गया नहीं अंदर तो इरोजन, पहले तो वेदरिंग नहीं होगा, यानी रेसिस्टेंट टू वेदरिंग एंड रेसिस्टेंट टू इरोजन। वेदरिंग और इरोजन नहीं होगा तो भाई सेडिमेंट नहीं बनेंगे, सेडिमेंट नहीं बनेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा, सो देयर विल बी नो सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके ऊपर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन, आर यू गेटिंग दिस? एंड वेजिटेशन नहीं होगा तो फर्दर वेदरिंग और इरोजन नहीं होगा। तो यानी बायोलॉजिकल एजेंट से भी रेसिस्टेंट है, वाटर से भी रेसिस्टेंट है, केमिकल रेसिस्टेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इरोडेड। लेकिन इरोजन इतने सालों में तो होगा ही होगा, बट रेट ऑफ इरोजन इज लो। दीज कैरेक्टरिस्टिक लेड इट टू सर्वाइवल व्हेन द सराउंडिंग रॉक वेयर इरोडेड। आसपास की रॉक तो खूब इरोड होकर के पेनीप्लेन बना लिया है, लेकिन ये अभी भी पड़ा हुआ है। बट हाँ, इरोजन और वेदरिंग जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, इसके पीछे हाथ धो के ज़रूर पड़े होंगे, बट स्टिल इट इज़ इन इट्स प्रिस्टीन स्टेज, यू कैन से। मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आप सबको पता होना चाहिए, हर्ष का विषय है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनी है नई नई। पहले ये स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर हुआ करते थे और बहुत दिनों से हम लोगों को परेशान रखे हुए थे, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गए। द सर्वे जनरल ऑफ इंडिया रिलीज मैप डिपिक्टिंग द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज क्रिएटेड ऑन 31 October 2019. The new union territory of Ladakh consists of 2 districts of Kargil and Leh. ठीक है बच्चों। The rest of the former state of Jammu and Kashmir is in the new union territory of Jammu and Kashmir with 28 districts. In the map, the new Leh district include the area of district of Gilgit, Gilgit Wazarat, Chilhas tribal territory of 1947. In addition to the remaining area of Leh and Ladakh district of 1947 after carving out the Kargil district. So this is the detail, you need to be very clear. ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं, बनी कब आप सबको पता है। सर्वे ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इंडिया इज द इंडियाज सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग कन्वेंशन एंड स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। Its members are from Survey of India Service cadre of Civil Services and from the Indian Army Corps of Engineers. It is headed by the Surveyor General of India, established in 1767, headquarter Dehradun, Uttarakhand. याद रखिएगा, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उत्तराखंड, पेरेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करते हैं, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। गोगाबिल, गोगाबिल इज अ प्लेस इन बिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया को एक कम्युनिटी रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। गोगाबिल एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक आपको जानना चाहिए, जब
रिवर्स मियांडरिंग करती है, सीवियर मियांडरिंग करती है बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि ये पानी इधर से इधर जाए, यहाँ आए, यहाँ आए और फिर इधर जाए। कभी कभी इस नदी का मन करता है यार शॉर्टकट मार ले, यहाँ से शॉर्टकट मार लिया। अब ये रिवर जब शॉर्टकट मार लेगी बच्चों, तो अब जो पानी यहाँ से आएगा वो इधर से जाएगा। और प्लेन में तो आपको पता ही है रिवर अपना कोर्स कितना जल्दी जल्दी चेंज करती है। तो अब ये जो है पानी इधर से जाने लगा। अब ये जो अबंडेंट रूट था उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है बच्चों, इस ऑक्सबो लेक में चूंकि इट वाज अ कोर्स ऑफ अ रिवर एंड इट हैज़ अ काइंड ऑफ ल्यूमेन, यू कैन से, गहराई है भाई, नहर जैसी या नदी जैसा यहाँ पानी पहले जाता था। दैट मीन्स इसका कमांड एरिया होगा, कैचमेंट एरिया होगा, ये गहराई होगी, तो इसमें पानी इकट्ठा रहता है। ये पानी रेन वाटर से भी हो जाता है और कभी कभी यहाँ कमांड एरिया से भी यहाँ पानी इकट्ठा रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। तो एक तरह से ये वेटलैंड के रूप में होते हैं, ऐसे एरिया जो वेटलैंड के रूप में हो। और जहाँ कहीं भी वेटलैंड होगा बच्चों, आप जानते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी की अधिकता होगी। बायोडाइवर्सिटी की जहाँ भी अधिकता होगी वहाँ पे दुनिया की नज़र आजकल है कि भाई कंजर्व इट, और कंजर्व करने के लिए कोई वेटलैंड हो और वहाँ बायोडाइवर्सिटी हो तो अपना रामसर कन्वेंशन साइट लगा देते हैं। बाकी तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD के हिसाब से तो कंजर्व करते ही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, भारत के अंदर जो कंजर्वेशन है स्ट्रेटजी है, उनमें कम्युनिटी रिजर्व के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो गोगाबिल एंड ऑक्सबो लेक इन बिहार कटिहार district has been declared as the state's first community reserve, a category of protected area which was introduced in Wildlife Protection Amendment Act 2002. Community reserve, ठीक है, फिर रिजर्व में इसको मान्यता मिली है पहले कम्युनिटी रिजर्व के रूप में, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या है, एक कैटेगरी के रूप में वर्णित है। गोगाबिल इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर महानंदा एंड कन्हर। कन्हर यारे बच्चों, यहाँ का बालू बेस्ट होता है कन्हर, और इट इज़ फेमस फॉर यू कैन से गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड भी मिलता है यहाँ के बालू में, कन्हर। इन द नॉर्थ एंड द गंगा इन द साउथ एंड ईस्ट। इट इज़ द 15 प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार। बिहार में 15वां प्रोटेक्टेड एरिया है। देखो, तीन नदियाँ मिलकर ये ऑक्सबो लेक बना रही हैं। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ मियांडरिंग आप समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या स्थिति होगी। महानंदा, कन्हर और गंगा के मिल के ऑक्सबो लेक्स हैं। अब मे बी अब वहाँ जोग्राफिकली वो किस तरह से दिख रहे होंगे ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, इन तीन नदियों से एक ऑक्सबो लेक बना है। मैंने एक नदी का ऑक्सबो लेक आपको बताया कि ये मियांडरिंग करके गई और यहाँ से निकल गई, मान लो यहाँ से ये नदी चलने लगी, तो ये अबंडेंट जो वैली है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। इन 2004 गोगाबिल इंक्लूडिंग द नेबरिंग बाघरबील एंड बल्डिया चौर were given the status of IBA, that is important bird area in India, by IBCN. तो गोगाबिल इंक्लूडिंग द नेबरिंग बाघरबील एंड बल्दिया चौर, ठीक है। तो गोगाबिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओक जोकुल ग्लेशियर, ओक जोकुल ग्लेशियर आइसलैंड में समाप्त हो गया बच्चों। दिस इज़ वेरी वेरी यू कैन से सैड न्यूज़। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि पूरा का पूरा ग्लेशियर ख़त्म हो गया और बहुत सारे ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं। ओकजोकुल ग्लेशियर जो है ये आइसलैंड में है और लॉस ऑफ ओकजोकुल ग्लेशियर वहाँ के लोगों द्वारा मनाया गया, कमेमोरेट किया गया कि लोग जागरूक हों और ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें। द ओकजोकुल ग्लेशियर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड इन 2014 at the age of 700 by the Icelandic Meteorological Office when it was no longer thick enough to move.
What was once a glacier has been reduced to a small patch of ice atop on a volcano. पहले एक ग्लेशियर हुआ करता था और भी बड़ा हुआ करता रहा होगा, अब ये पैच के रूप में है, ये मूव नहीं कर सकता, ग्लेशियर मूव ना करे तो फिर वो स्नोफॉल जैसा हो जाएगा. ओकजोकुल इज द फर्स्ट आइसलैंडिक ग्लेशियर टू लूज इट्स स्टेटस एज अ ग्लेशियर. द प्लेक इज ऑल्सो लेबल्ड 415 ppm CO2, 415 पार्ट्स पर मिलियन CO2. ये वो लेवल है बच्चों जिसके कारण, जो अभी इस समय वर्ल्ड का लेवल है CO2 का, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है, 250 ppm होना चाहिए, 370 ppm हो गया था और अब ये बढ़ के 415 ppm हो गया है. और माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से 2100 में, सन 2100 में, रुपया नहीं है ये, सन 2100 में इसकी स्थिति 500 से लेके 900 ppm तक होने की संभावना है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की, जिसके कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4 टू 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है. एवरेज टेम्परेचर जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी, अब ये 4 टू 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा. इन दैट वेरी केस अबाउट 0.88 मीटर सी लेवल राइज होगा, और इतना सी लेवल राइज इतना बवाल मचाएगा ना कोस्टल एरिया में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हेन वी गो थ्रू थॉरली द डिटेल जेनरिक क्लास. हम लोग जेनरिक क्लास में से पूरा देखते हैं. तो ओकजोकुल ग्लेशियर समाप्त हुआ है, पहला आइसलैंड का ग्लेशियर है जो ख़त्म हुआ है, जो दफ्ती लेकर के लोग खड़े थे, 415 ppm CO2 कह रहे थे. रिकॉर्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड इन द एटमॉस्फेयर लास्ट में, पिछले मई में ये 415 ppm हम क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है बच्चों. मुला मुथा रिवर cleaning project is a joint project of Union Government and Pune Municipal Corporation. Government of India has signed a loan agreement with the Japan International Cooperation Agency, JICA. ये जीका वायरस वाला नहीं है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन द ईयर 2015. Union Minister of Environment held a review meeting of pollution abatement of Mula Mutha River. It is formed by the Mula and Mutha River coming together courses through the Pune, Mula River or Mutha River. Pollution status. Section of the river are among 351 most critically polluted stretch identified by the Central Pollution Control Board, thus being one of the India's most polluted river. ठीक है. 351 मोस्ट क्रिटिकली पोल्यूटेड स्ट्रेच CPCB के द्वारा ये बताया गया है. ध्यान रखिएगा. गोल्डन बटरफ्लाई टी बहुत मज़ेदार टी है भाई, 75,000 रुपये का 1 किलोग्राम. तो अगर आप UPSC क्वालिफाई करके ये टी पीना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपने पैसों से नहीं मिलेगी, सरकारी पैसों से आपको मिलती है ये चाय. अरे भाई आप जेम होते हो तो सरकारी पैसों से मिलेगी. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, आप सेवा के लिए आए हैं, इसका ध्यान रखिएगा. A kilogram of specially Assam tea called Golden Butterfly was sold for ₹75,000 at Guwahati Tea Auction Center, setting a new record. 75,000 rupees per kg. About Golden Butterfly is produced by Decom Tea Estate near eastern Assam, Dibrugarh town. This handcrafted tea is made from tender leaves and buds available only around June and July. अब बहुत पतले पतले डेलिकेट जो अपर लीव्स होते हैं उन्हीं को इनको चुना जाता है बच्चों. द टी इज नेम्ड सच बिकॉज ओनली द सॉफ्ट गोल्डन टिप go into making this exceptionally rare and special tea. Soft golden tip of the tea leaves जो नए हैं, बिल्कुल न्यू टेंडर हैं, उनको यहाँ पे चुना जाता है. द टी हैज़ एन एक्सट्रीमली मेलो एंड स्वीट कैरामल फ्लेवर. आई डोंट नो, आई विल नॉट गो फॉर दिस डिस्पाइट ऑफ अमृत. इतना पैसा कौन खर्च करता है, बट येस इट इज़ प्राइड मोमेंट फॉर वी इंडियंस.
कि हम इतने पैसे में बाहर ये टी बेच लेते हैं। तो बाहर लोग हैं ऐसे बुद्धिजीवी जो ये चाय पीना पसंद करते हैं, तो आगे भी बेचते रहेंगे और खूब गोल्डन बटरफ्लाई टी बने, है कि नहीं। Recent record, Assam tea has in fact been repeatedly setting price record at auction. July 31, an Assam tea variety known as Maijan Golden Tip sold for rupees 7501 per kilogram at the GTAC. A day earlier, Manohari Gold Special tea was auctioned for rupees 50,000 per kilogram at Center. Tidewater Glacier, again next topic. According to a study published in the journal Science, underwater melting of Tidewater Glacier is occurring 100 times faster than the previous thought. Tidewater Glacier are valley glaciers that flow all the way down to the ocean. They often carve numerous small icebergs, which can sometimes pose problem for shipping and lanes. Most glaciers flowing from Greenland, Antarctica, Baffin and Ellesmere Island in Canada, Southeast Alaska are Tidewater Glacier. ठीक है, ये जो नाम है आपको इसको देख लीजिएगा। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, बैफिन, एल्समेयर आइलैंड इन कनाडा, साउथ ईस्ट अलास्का आर टाइडवाटर ग्लेशियर। ठीक है। करमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट, अदानी ग्रुप को has commenced work on its controversy hit Carmichael coal mine project in Australia. कहाँ पे है भैया? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, with the Queensland state authorities approving its groundwater management plan. Carmichael coal mine is a proposed thermal coal mine in the Galilee Basin in Queensland, Australia. It would be the largest coal mine in Australia and one of the largest in the world. The mine has drawn immense controversy about its potential damaging environmental impact upon the Great Barrier Reef, groundwater at its site and its carbon emission. So any kind of exploration you are going to have in form of mining as well as thermal or fossil fuel burning, you are going to have some kind of impact on your environment. तो इसके लिए करमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट, दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, गैलीली बेसिन, और गैलीली बेसिन यहाँ है, और सी ऑफ गैलीली अभी जब हम लोगों ने लास्ट क्लास देखी थी तो आपको मैंने दिखाया था समवेयर इन गोलन हाइट्स, आप वहाँ भी देखेंगे। तो डू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज। तो वहाँ पे इनको रोका गया, अडानी ग्रुप को। कजिनसारा लेक, नया लेक ढूंढा गया है नेपाल में, इसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक का दर्जा मिल गया है। मतलब नई नई लेक ढूंढी जा रही हैं, तो ये नई है कजिनसारा लेक, a newly discovered lake in Nepal likely to set new record of being the world highest lake. Kajinsara Lake is located in Singarkhara area of Cham rural municipality of Manang district of Nepal. बाकी भूल जाना, नेपाल याद रखना, इतना यूपीएससी वालों को भी नहीं याद होगा। The lake was discovered about a few months ago by a team of mountaineers. अच्छा, एक्सप्लोर हुई हैं। As per the measurement of the lake taken by the team, it is located at an altitude 5200 meter. Oh my god, this is hell of a lot, which is yet to be officially verified. अभी officially verified है। It is estimated to be 1500 meter long and 600 meter wide. काफ़ी बड़ी है इतनी ऊंचाई पे ये लेक। The lake would be the world's highest lake if its altitude is 5000 plus meter is officially verified. अगर ऐसा है तो हो जाएगा ऑफिशियली वेरीफाइड। करंटली तिलिको लेक, तिलिचो लेक, तिलिको भी बोलते हैं, तिलिचो लेक, होल्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक। इट इज सिचुएटेड एन अल्टीट्यूड ऑफ 4919 मीटर इन नेपाल। ये भी नेपाल में है भैया। अगला रिकॉर्ड टूटेगा तो भी नेपाल में ही रहेगा, तो नेपाल को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
ये भी उसी में ही रहेगा, लेकिन कजिनसारा लेक अगर होगा तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दिबांग रिवर है। यूनियन कैबिनेट हैव अप्रूव्ड वेरियस क्लियरेंस ऑफ दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस इज द लार्जेस्ट ईवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द लार्जेस्ट ईवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी कौन सा है भाई? अभी टिहरी है सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा होगा। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन रिवर दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज इनवाइसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 278 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम। इट विल बी द हाईएस्ट डैम इन इंडिया वंस कंप्लीटेड। 278 मीटर का हाईएस्ट डैम होगा, ठीक है। दिबांग रिवर के बारे में देख लीजिए। दिबांग रिवर इज ऑल्सो नोन एज सिकांग इन आदि एंड तालोन इन ईडू। It originate and flow through the Mishmi Hill, northeast India from the state of Arunachal Pradesh. It enters the river Lohit north of the Dibru-Sakhova sanctuary near the Assamese town of Sadia. Dibru-Sakhova sanctuary is now biosphere reserve. Dibru-Sakhova, ठीक है, near Assamese town Sadia. It is a tributary river of Brahmaputra. The Sisar, Mathun, Tagon, Diri, Ithun and Imra are the major tributary of Dibang. ये छोटी छोटी रिवर हैं बच्चों, लेकिन दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये आ गया है तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या नाम है भाई? माथुन, सिसार, तांगोन, द्री, इथुन, एमरा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग। इसको बार बार रट लेना, रट लो, क्योंकि ये प्रश्न बन के आ सकता है। दिबांग, दिब्रू-सैखोवा इज इम्पॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। लोहित रिवर में ये एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं छोटी छोटी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एंड यू कैन हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। 4 अक्टूबर को यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, जो मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी ज़्यादातर देखते आए, या फिर मतलब दिबांग को, बूढ़ी दिहिंग को, इन सबको देखते आए। लेकिन अब हो सकता है कि चूँकि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ठीक है बच्चों। गोदावरी पेन्ना लिंकिंग प्रोजेक्ट, एनजीटी ने क्लियरेंस दिया है, सॉरी उल्टा कह दिया। एनजीटी हैज स्टेट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट गोदावरी पेन्ना इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो एनजीटी ने इस पे स्टे लगाया है गोदावरी पेन्ना लिंकिंग प्रोजेक्ट पे। द प्रोजेक्ट विल इंटरलिंक 2 मेजर रिवर गोदावरी एंड पेन्ना to solve drinking water and irrigation problem in south coastal Andhra Pradesh, ठीक है। पेन्ना रिवर नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज पेन्नार, पेन्नेर, पेन्नेरू, 3 नाम हैं इसके, पर्यायवाची याद रख लीजिएगा। नॉर्थ एंड पिनाकिनी, या फिर इन्हें उत्तरी पिनाकिनी भी कहते हैं। इट इज नोन एज पेन्नार, पेन्नेर, पेन्नेरू एंड नॉर्थ पिनाकिनी। कोर्स 597 किलोमीटर लंबी है ये। नंदी हिल इन चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इंटर्स इन आंध्र प्रदेश टू एम्प्टी इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये नंदी हिल चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है और इम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज, द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ पेन्ना आर जय मंगली, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि आजकल यूपीएससी जो सेकेंडरी और टर्शियरी डेटा है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। जय मंगली, कुंदेरू, सागिलेरू फ्रॉम द नॉर्थ एंड चित्रावती, पापाग्नि एंड चेयेरू फ्रॉम द साउथ। चेयेरू फ्रॉम द साउथ, बार बार पढ़ लेना, मुझे ही बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो आप ये पढ़ के तैयार करके जाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, लोग इसको छोड़ देंगे, तो आपके लिए मैंने इसको कलेक्ट किया है। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड ऑन 4th of October। अगर आ गया तो आप फटाफट कर लेना। जय मंगली, कुंदेरू, सागिलेरू
from the north and Chitravati, Papagni, Chayeru from the south. ठीक है. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क. Continuous rain has damaged Rewa Ultra Mega Solar Power Park in the Rewa district of Madhya Pradesh. The project was commissioned with 750 megawatt capacity in July 2018. It is Asia's largest solar power project. It is the first project to get funding from the Clean Technology Fund in India. It is also the first solar park in India to get World Bank funding. Rewa Ultra Mega Solar Power Limited इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो ये भारत का एक अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट था जो कि एशिया का लार्जेस्ट था, जिसमें एक डैमेज दिखाई पड़ा है कंटिन्यूस रेन के कारण. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट. वायु अभी अभी आया है. प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड देयर नेमिंग, इससे प्रश्न बन के आते हैं. तो एक बार नेमिंग वाला आप देख लीजिएगा, मैं ये क्लासिफिकेशन आपको करा दे रहा हूँ. Categorized as very severe cyclone storm, it is very likely to move north-northwestward for some time and then northwestward, skirting the Saurashtra coast with wind speed 135 to 145 km per hour, gusting to 160 km per hour. So it is close to super cyclone. सुपर साइक्लोन आज तक एक ही बार आया है. जय सिंह राजपुर. जय सिंह राजपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा जिसमें अब तक सुपर साइक्लोन एक बार आया है एंड इट्स स्पीड वाज 200 किलोमीटर पर आवर. सॉरी 200 माइल पर आवर. 200 किलोमीटर तो आ ही जाते हैं, माइल पर आवर. सो इट इज कॉल्ड एज सुपर साइक्लोन. लेकिन वायु भी अच्छा खासा था. 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड इसकी पहुंची थी. ठीक है, हम लोग बात करें द क्राइटेरिया फॉलोड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू क्लासिफाई द लो प्रेशर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल एंड इन द अरेबियन सी एज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर अंडर एज फॉलो. ये देख लेते हैं बच्चों क्या क्या है. लो प्रेशर एरिया कहेंगे लेस देन 16 नॉट का लो प्रेशर बना हो, 17 नॉट, सॉरी 16 नहीं 17 नॉट का, तो दैट विल बी लो प्रेशर एरिया. डिप्रेशन 17 to 27 knot is called as depression, and if depression is of 28 to 33 knot it is deep depression. If low pressure is between 34 to 47 knot it will be cyclonic storm. If it is 48 to 63 knot it is called as severe cyclonic storm. वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 64 to 119 नॉट. इसको नॉट को किलोमीटर में बदलोगे तो आप जानते हो कितना करना है, ध्यान दीजिएगा. और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 119 नॉट एंड एबव 221 किलोमीटर पर आवर एंड एबव. तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड एसोसिएटेड विंड स्पीड इन द सर्कुलेशन. यही क्लासिफिकेशन है. अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 हैं इनको ध्यान में, 4 इनको ध्यान में आप रखेंगे. ठीक है, लास्ट के 4 ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि साइक्लोन है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म से चीज़ें शुरू होंगी. और ये कुछ चीज़ें थी ज्योग्राफी की जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था. एक क्लास और बची है, कोशिश करूँगा कि उसमें भी कुछ टॉपिक आपको करवा दूँ. तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में. थैंक यू फॉर टुडे.